Hello everyone, welcome to Drishti CUET. So guys, today we are going to have a very important session. ये सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज इस सेशन में हम CBSE प्लस आपके CUET UG दोनों ही एग्जाम के लिए एक साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब आप कहेंगे मैम एक साथ हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके CUET और जो आपका CBSE बोर्ड्स का क्लास 12th का जो बोर्ड्स है, आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो क्यों ना हम दोनों की तैयारी, और जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम ओवर होता है तुरंत CUET के एग्जाम आ जाते हैं, तो इट्स हाई टाइम कि अब हमें दोनों ही एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ कर देनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि मैम हमारे तो CUET एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और हमारे बोर्ड एग्जाम में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ MCQs भी आते हैं, और अगर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आप MCQs कर पा रहे हैं। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली ये जो नई सीरीज हमने स्टार्ट की है, इसमें हम आपके सभी साइंस के सब्जेक्ट के लिए, जैसे आज हमारा जो टॉपिक है वो पहला बायोलॉजी का टॉपिक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस टॉपिक से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं CBSE या फिर CUET UG एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं, और उसके थ्रू आप अपने कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे इम्प्रूव करोगे। आपको यहाँ कॉन्सेप्ट डेवलप होगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम एज वेल एज आपके CUET एग्जाम में हेल्प करेगा। और इसी तरह मैं आपको सभी टॉपिक के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, बिकॉज अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसीलिए जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन विदाउट एनी डिले। लेकिन उससे पहले आप सभी इस सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनके भी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट हो जाए और वो भी अपने CBSE और CUET एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर सके। सो विद दिस गाइस, लेट्स बिगिन विद द सेशन। जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस आते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आते हैं, पैसेज पेज क्वेश्चन आते हैं, और आपके मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। तो उन सभी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और हर टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके एग्जाम में, आपके स्कोर कार्ड में वो बूस्ट देखने को मिले। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजन का। असर्शन कह रहा है कि asexual reproduction result in genetically identical offspring। असर्शन में कह रहे हैं कि हमारा जो asexual reproduction है उसकी वजह से हमें genetically identical offspring मिलता है। रीजन कह रहा है since asexual reproduction involves only one parent, no genetic recombination occur। दैट मीन्स कि जो asexual रीजन रिप्रोडक्शन है उसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और वहां पे कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है। ये रीजन बता रहे हैं आपको पहले वाले स्टेटमेंट का। आपको यहाँ पे चूज करके बताना है कि क्या जो असर्शन और रीजन है वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। assertion is true but reason is false, या फिर assertion false और reason true है। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ करेक्ट आंसर। गाइज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ये वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है। हमारे जो गैमेट्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, स्पर्म और एग है, वो आपस में फ्यूज नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे सिंगल एक पेरेंट की बॉडी चाहिए और उसी से नया ऑफस्प्रिंग डेवलप हो जाता है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप सबको पता होगा हमारे अमीबा भाई साहब का, राइट। तो अमीबा को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ इनको अपनी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना होता है जिसको हम बाइनरी फिजन करते हैं। तो ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और एक सेल जब 2 सेल में डिवाइड हो जाता है और ये
सिमिलर टू पेरेंट, मतलब जो दो नए ऑफस्प्रिंग बने ये बिल्कुल अपने डिट्टो पेरेंट की तरह बनते हैं, राइट। तो ये डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे जेनेटिकली आइडेंटिकल सेम जीन दोनों जो आपके ऑफस्प्रिंग है उनमें आ जाते हैं। रीजन क्यों कह रहा है? बिकॉज इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। तो सही बात है ना, एक ही पेरेंट है तो एक ही पेरेंट का डीएनए आएगा। जब दो डिफरेंट जर्म सेल्स आएंगे तो अलग अलग डीएनए आएगा और फिर रिकॉम्बिनेशन होगा और आपको अनआइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। तो दिस असर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है। आई होप आप सभी को भी ए ऑप्शन ही आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अब आपको यहाँ पे बताना है कि बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन और फर्टिलाइजेशन में से कौन सा एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो ये जो नॉट वर्ड है ना, ये अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा स्टूडेंट्स जो है इसमें गलती कर देते हैं। नॉट पूछा होता है, करेक्ट करके लिख के आते हैं, इनकरेक्ट, करेक्ट, इन सब में बहुत कंफ्यूजन होता है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले सबसे पहले नॉट वाले को मार्क कर लेना है। अब देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं है। बडिंग, बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें होता क्या है कि अगर कोई पेरेंट बॉडी है, जैसे सपोज करो कि आपके पास ये हाइड्रा है, राइट, तो हाइड्रा की बॉडी से क्या होगा, पहले बड डेवलप होगा, ये बड जो है बड़ा होगा, फिर इन पेरेंट से डिटैच होगा और एक इंडिविजुअल हाइड्रा में बन के आएगा। अब ये बड क्यों बनता है, बड है क्या एक्चुअली गाइस, ये वही है जैसे मान लो इस जगह पे सेल डिवाइड करने लग गई तो यहाँ पे एक बड का डेवलपमेंट होने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में भी हमें पेरेंट की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अमीबा वाला एग्जांपल लेके बताया था कि सिर्फ एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे हम इनको बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी मतलब टू, फिजन का मतलब टूटना। फ्रेगमेंटेशन भी एक मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, राइट, जैसे सपोज करो आपके पास एक स्पाइरोगाइरा, हम प्लांट का एग्जांपल ले लेते हैं। स्पाइरोगाइरा जो कि ग्रीन एल्गी है, इसकी बॉडी में फ्रेगमेंटेशन होता है, बॉडी टूटती है, हर टुकड़ा, जो भी बॉडी का टुकड़ा है ना, टूटा हुआ पार्ट है, उससे एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी फ्यूजन जैसा कुछ नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन जैसा कुछ नहीं हुआ। तो ये तीनों ही आपके एसेक्सुअल मोड हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हमारा एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं, उनके फ्यूजन से एक नया जाइगोट, नया ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको कुछ टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मोड दिए हुए हैं, इनको आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एक आपका टाइप है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस यूजुअली आपने हनी बी में देखा होगा, इसमें हमारी जो फीमेल है वो बिना एग के फर्टिलाइज किए ही नए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर देते हैं। दैट मीन्स कि वहां पे जो एग है उसको स्पर्म नहीं मिला है, बिना स्पर्म के ही जो एग है वो नया एम्ब्रियो डेवलप करने लग जाता है। दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्पोरुलेशन, ये भी एक मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। स्पोरुलेशन में बेसिकली जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी से खूब छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स, स्फेरिकल बॉडी रिलीज होते हैं, एक बार में 1000 स्पोर्स भी आ जाते हैं। और ये सभी स्पोर्स क्या करते हैं, जैसे ही इनको इनका फेवरेबल कह सकते हैं कि टेम्परेचर मिलता है, क्लाइमेट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, फेवरेबल कंडीशन मिलता है, ये डेवलप करना शुरू कर जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपका कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है। देन आता है आपका बडिंग, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। बाइनरी फिजन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन साइमल्टेनियसली होता है, जैसे पहले बॉडी फ्रेगमेंटेड हुई, टूटी, उसके बाद पूरा बॉडी पार्ट रीजनरेट कर रहा है, तो उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। एंड देन आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट ही डेवलप करता है नए ऑर्गेनिज्म को, तो दैट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज आइकॉर्निया एंड पिस्टल।
अकर्स बाय, आपको बताना है कि आइकर्निया और पिस्टल में जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, सकर, ऑफसेट, रनर और स्टोलन। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करिएगा और इसके कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, राइट। तो देखो यहाँ करेक्ट आंसर आपका ऑफसेट हो जाएगा। ऑफसेट होता क्या है, ये एक सब एरियल मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का। जैसे स्टेम है ना, इस सपोज करो एरियल मतलब हवा में, तो जो स्टेम आपके ग्राउंड के ऊपर हवा में ना, उन्हीं से एक नया स्टेम का डेवलपमेंट होने लगता है। सो ये एक सब एरियल मॉडिफिकेशन होता है जिससे कि एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑफसेट। तो इट इज अ सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम विच ओरिजिनेट फ्रॉम द मेन स्टेम ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना आप सभी लोग, आपको हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बस ये एक स्लाइड आपके सभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का आंसर है। यहाँ पे देखो, स्टेम मॉडिफिकेशन से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हमारे स्टेम के मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। मॉडिफिकेशन मतलब किस तरीके से स्टेम बदलाव होता है। तो एक होता है स्टेम में अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, एक होता है सब एरियल मॉडिफिकेशन और एक होता है एरियल मॉडिफिकेशन। तो तीन तरीके से हमारे स्टेम में मॉडिफिकेशन हो रहा है। अगर अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है तो उसको हम कहते हैं राइजोम, बल्ब, कॉर्न और ट्यूबर। वही सब एरियल में रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट। वही एरियल मॉडिफिकेशन में कहा जाता है टेंड्रल, थॉर्न, फाइलोक्लेट, क्लैडोड और बल्बिल। सभी के एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लेना, याद कर लेना, इन्हीं एग्जाम्पल से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ मियोसिस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। मियोसिस का क्या रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। देखो, मियोसिस और माइटोसिस ये दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, राइट। अगर आपने क्लास 11th में 9th 10th में पढ़ा होगा सेल डिवीजन, तो ये भी पढ़ा होगा कि हमारा सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक आपका माइटोसिस होता है और एक होता है आपका मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन मतलब वो सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती है जो आपकी सोमेटिक होती है। सोमेटिक मतलब जर्म सेल्स के अलावा जितने भी आपके सेल्स है ना बॉडी में, एक्सेप्ट एग सेल और स्पर्म सेल, वो सभी सेल्स आपके क्या कहलाते हैं, सोमेटिक सेल्स कहलाते हैं, राइट। ऑल द सेल्स नोन एज सोमेटिक सेल। ठीक है, और मियोसिस सिर्फ और सिर्फ आपके गैमेट्स यानी कि जर्म सेल्स जो है वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कौन सी सेल में माइटोसिस होगा और कौन सी सेल में मियोसिस होगा। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द रोल ऑफ मियोसिस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस क्यों होता है, उससे क्या फायदा है हमें, आपको वो बताना है। पहला कह रहा है इट एंश्योर्स जेनेटिक वेरिएशन विच इज करेक्ट। यहीं पे आपको करेक्ट मिल गया। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, देखो जब मियोसिस होगा दो अलग अलग जर्म सेल्स आपस में जब फ्यूज करते, जैसे सपोज करो हमारा स्पर्म है, हमारा एग है, जब वो डिवाइड होगा, राइट, तो वहां पे हमारा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस होता है। तो अब क्या हो रहा है कि जेनेटिक जब वो आपस में फ्यूज करेंगे तो ऑब्वियसली एक नया ऑफस्प्रिंग बन के आएगा, एक नए जेनेटिक आइडेंटिटी के साथ बन के आएगा, जो कि माइटोसिस में नहीं होता है। तो जेनेटिक वेरिएशन आपको देखने को मिलता है मियोसिस में। वही इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल गलत है। जब जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है तो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग तो बनने का सवाल ही नहीं उठता है। इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर इन द पेरेंट, यहां तक स्टेटमेंट करेक्ट था, लेकिन पेरेंट वाला गलत हो गया। इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर इन ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स विद डबल द क्रोमोसोम नंबर, ये रिड्यूस करता है, हाफ कर देता है, डबल नहीं करता है, ये हाफ कर देता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैच द फॉलोइंग टाइप, यहाँ पे आपको कुछ रिप्रोडक्शन मेथड दिए हुए हैं और ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हुए हैं। रिप्रोडक्शन मेथड में देखें तो बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है।
आपको बताना है कौन से ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे देखो अगर हम बडिंग की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल ही दे दिया था कि बडिंग तो हमें हाइड्रा में देखने को मिलता है। मैच द कॉलम में जो भी एक आपको आता है सबसे पहले उसको मैच कर लो। देखो 1 का ए, यानी ए का 1 आपको किस में दिख रहा है, लो भाई पहले ही स्टेटमेंट में 1 का ए दिख गया। बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, फ्रेगमेंटेशन प्लेनेरिया में, और राइजोफस एक फंगस है तो उसमें स्पोर फॉर्मेशन होगा, यानी 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंसिस्टेशन is a process in which an organism secrete a 3-layer hard covering or cyst around itself. It is found in, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि जो इंसिस्टेशन होता है, डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि सिस्ट का फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें 3 लेयर बन जाती है ऑर्गेनिज्म के बाहर, ठीक है, वो जो कि एक हार्ड कवर लेकर के आता है। आपको बस बताना है कि कौन है वो जो अपने बाहर 3 लेयर बना लेता है। Yes, obviously the correct answer is your algae, right? तो हमारे यहाँ पे जो सॉरी गाइज, यहाँ करेक्ट आंसर आपका अमीबा हो जाएगा, ठीक है, एल्गी नहीं। अमीबा क्या करते हैं कि जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आता है, राइट, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने सूडोपोडिया को ये करीब अंदर कर लेते हैं और अपने चारों तरफ एक 3 लेयर की सिस्ट डेवलप कर लेते हैं अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए, राइट। और इसी तरह ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है ये फिर से डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप का। असर्शन रीजन में कह रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। रीजन कह रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट मीट आउटसाइड द बॉडी। बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको देखो पहले बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है, या फिर आपको बताना है कि क्या पहले वाले स्टेटमेंट का रीजन सही है या गलत है। मुझे तो ये दोनों ही सही लग रहा है, ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन का मोड होता है जिसमें जो स्पर्म और एग होता है वो बॉडी के बाहर फ्यूज करता है, फर्टिलाइज करता है। जैसे इंटरनल की अगर हम बात करें तो किसी भी ह्यूमन बीइंग में अगर कोई ह्यूमन फीमेल है तो उसके बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो वो इंटरनल हो गया, बॉडी के अंदर। एक्सटर्नल बॉडी के बाहर एग और आपका स्पर्म फ्यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम एक्सटर्नल कहेंगे। यस, बिल्कुल आपने करेक्ट समझा कि आप टेस्ट ट्यूब बेबी जो हम बात करते हैं ना आईवीएफ टेक्नोलॉजी की, वहां पे हमने क्या किया है, लेबोरेटरी में हमने पेट्री डिश में स्पर्म और एग को फ्यूज कराया है। तो ये भी एक मोड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। अगर आप एक्वेटिक में बात करो तो हम एक फ्रॉग का एग्जाम्पल अगर ले तो फ्रॉग क्या करता है, जो फीमेल फ्रॉग होती है वो पहले जाती है पानी में अपने एग दे के चली आती है, फिर मेल फ्रॉग जाता है उसके ऊपर स्पर्म दे के चला आता है, बाद में दोनों फ्यूज करते हैं और फिर टैडपोल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि दोनों में से सेफ कौन सा है तो देखो इंटरनल वाला ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि एक्सटर्नल में तो बाहर उनको प्रीडेटर का खतरा होता है ना, कोई भी आएगा और उसको खा जाएगा। इंटरनल थोड़ा ज्यादा सेफ होता है। एक्सटर्नल में मेल और फीमेल गैमेट, तो दोनों, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, रीजन बिल्कुल करेक्ट है। विच एक्वेटिक प्लांट इज नोन एज अ टेरर ऑफ बंगाल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और सीयूटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ रहे हैं कि कौन सा एक्वेटिक प्लांट है जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। वाटर हाइसिंथ, वाटर लेट्यूस, वाटर कैलट्रॉप एंड वाटर कैशनट। आई होप आप मुझे उम्मीद है और उम्मीद क्या, मुझे गारंटी है कि आप सभी को ये आंसर आता होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर डेफिनेटली वाटर हाइसिंथ है, जिसको कि हम लोग टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। साइंटिफिकली ये आइकॉर्निया क्रैसिप्स होते हैं, ठीक है। यूजुअली ऐसा नहीं है कि ये बंगाल में ही पैदा हुआ है, ये बंगाल में आया है बाहर से, एक्सोटिक स्पीसीज है विच इज नॉट द नेटिव टू बंगाल। और जैसे ही एक बार ये पानी में आ गया ये बहुत तेजी से फैलता है और धीरे धीरे करके ना पूरे पॉन्ड को कवर कर लेता है, पूरे पानी को कवर कर लेता है।
जिससे कि उसके अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, बाकी के जो ऑर्गेनिज्म, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, प्रॉपर लाइट का सप्लाई नहीं हो पाता है, और फिर उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्योंकि बंगाल में ही सबसे पहले ये आइडेंटिफाई हुआ था और पूरा पानी इससे भर गया था। Which among the following structure are known as vegetative propagules? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इनमें से कौन सा है? रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर। चलिए बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स? रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेजिटेटिव आपके अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी और मैंने कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेना आप सब, राइट? और ये चारों ही नाम उसमें थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाले, तो 1 2 3 4 सभी करेक्ट है, यहाँ सभी आपके वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। Which of the following statement about reproduction in flowering plant is true? फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पॉलिनेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। कह रहा है कि पॉलिनेशन फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। Bisexual flower, both male and female reproductive organ are present in the same flower. Fertilization occur before pollination. Male gamete in plant are called oospheres. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। देखो मुझे लगता है अब तक आप सबने आंसर निकाल लिया होगा, है ना? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। करेक्ट मतलब इनकरेक्ट, आपको बताना था सही स्टेटमेंट। देखो पॉलिनेशन नहीं होता है फ्यूजन, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन में तो ट्रांसफर होता है ना, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास, एंथर का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के ऊपर, उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। फ्यूजन को तो, ये जो हमारा फ्यूजन हो रहा है ये तो आपका सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है? तो इट इज नॉट पॉलिनेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, और इसे हम लोग सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में बोथ मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन अकर बिफोर पॉलिनेशन। अच्छा देखिए यहां पे कह रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है अकर बिफोर पॉलिनेशन, क्या पॉलिनेशन के पहले ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? मेल गैमेट इन प्लांट आर कॉल्ड oosphere। बेटा यहाँ पे ना जूस्फियर होगा, मेल गैमेट जो प्लांट में होते हैं उनको जूस्फियर कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बाइसेक्सुअल फ्लावर में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, करेक्ट है, ठीक है? देखो यहाँ जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो बी होगा। ए वाला तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, सी वाला भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, डी वाला भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी आएगा। सभी को क्लियर हो गया क्या आंसर करेक्ट आएगा? सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट पॉलिनेशन में क्या फ्यूजन नहीं होता है, पॉलिनेशन में तो ट्रांसफर होता है। क्लियर? विच टाइप ऑफ गैमेट्स आर फाउंड इन फ्यूकस? आपको बताना है कि फ्यूकस जो कि एक एल्गी है उसमें कौन सा गैमेट पाया जाता है? हेट्रोगैमेट, एनाइसोगैमेट, आइसोगैमेट, नन ऑफ द अबव। देखो गैमेट्स की अगर हम बात करें तो एग और स्पर्म ही हमारे गैमेट होते हैं। एग हमारी फीमेल गैमेट होती है और स्पर्म हमारा मेल गैमेट होता है, ठीक है? हेट्रोगैमेट है एल्गी में या एनाइसो या आइसो, पहले तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है? हेट्रोगैमेट्स का मतलब होता है कि जो हमारे एग और स्पर्म होते हैं ना उनका साइज अलग अलग होता है, ठीक है? आइसोगैमेट में साइज सेम होता है। एनाइसोगैमस में एक का साइज छोटा और एक का साइज आपका डिफरेंट होता है, मतलब ये भी आपके टाइप ऑफ गैमेट ही हैं। बेसिकली यहाँ पे जो आपका फ्यूकस में पाया जाता है वो हेट्रोगैमेट्स होते हैं, जिसमें देखो एग जो होती है वो काफी बड़ी होती है और स्पर्म जो होता है वो काफी छोटा होता है, जबकि हमारे आइसोगैमेट्स में दोनों सिमिलर साइज के होते हैं। जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं, ठीक है? एक और टर्म होता है oogamous। oogamous में ना हमारा जो एग होता है वो बड़ा होता है और हमारा स्पर्म छोटा साइज का होता है, ये oogamous में स्पेसिफिकली होता है। नेक्स्ट है assertion and reason again। The process of oogenesis in female produces a single ovum।
oogenesis के प्रोसेस में जो फीमेल है वो एक सिंगल एग प्रोड्यूस करती है, ओवम को एग भी कहते हैं. ड्यूरिंग oogenesis the unequal division of cytoplasm leads to the formation of one large ovum and a smaller polar bodies. तो देखो यहाँ oogenesis का जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस में यूजुअली oogenesis एक तरीके का गैमेटोजेनेसिस है. हमारा जो आप पढ़ोगे आगे गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस दो टाइप का होता है, एक होता है आपका oogenesis और दूसरा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या अंतर है? oogenesis से एग का डेवलपमेंट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का डेवलपमेंट होता है. oogenesis फीमेल में होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल की बॉडी में होता है, राइट. अब oogenesis के प्रोसेस में जब एग डिवाइड करता है तो डेफिनेटली हमारा जो सेल है वो एक एग और 3 छोटे छोटे पोलर बॉडीज आते हैं. तो यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन एंड रीजन दोनों सही है. सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. यहाँ पे देखो कुछ सीक्वेंस दिया गया है फीमेल गैमेटोफाइट का फ्लावरिंग प्लांट में. आपको इन सीक्वेंस को यहाँ पे बताना है करेक्ट कौन सा है. यस, फटाफट से क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कि कौन सा सीक्वेंस यहाँ करेक्ट है. Cell wall are laid down. Formation of 7 cell with 8 nuclei. Meiosis in megaspore mother cell and formation of megaspore tetrad. Functional megaspore undergoes 3 mitotic division result in the formation of 8 nuclei. देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका मियोसिस होगा नंबर 1 पे. ठीक है, मेगास्पोर मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी में मियोसिस होगा और मेगास्पोर टेट्राड बनेगा. एक ऐसा मेगास्पोर बनेगा जिसके अंदर टेट्राड होंगे जिसको हम कहते हैं. उसके बाद फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो 3 माइटोटिक डिवीजन. उसके बाद जो फंक्शनल मेगास्पोर होंगे उनमें फर्दर 3 माइटोटिक डिवीजन होगा जिसकी वजह से 8 न्यूक्लियाई मिलेंगे. देन आपका सेल वॉल लेट डाउन हो जाएगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ 7 सेल विद 8 न्यूक्लियाई. So this sequence is the correct one. देन आता है सेक्सुअलिटी और ऑर्गेनिज्म. कौन से एनिमल में किस टाइप की सेक्सुअलिटी पाई जाती है? तो बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, मोनोशियस और बाइसेक्सुअल, तीनों में आपको बताना है. अर्थवर्म, कॉकरोच, चारा और स्वीट पोटैटो, कैसे कैसी सेक्सुअलिटी है इनकी देखते हैं. अर्थवर्म देखो आपका बाइसेक्सुअल होता है. अर्थवर्म बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि हमारे जो मेल और जो फीमेल है, राइट, वो अलग अलग कह सकते हैं कि सेम, दोनों ही सेम बॉडी में पाए जाते हैं, तो आप उसको बाइसेक्सुअल कहते हो. कॉकरोच के साथ भी हम यही कहेंगे, यूनिसेक्सुअल है. चारा मोनोशियस है और स्वीट पोटैटो अगेन आपके बाइसेक्सुअल है. तो 1 2 3 4 करेक्ट आंसर है. मैच द फॉलोइंग टर्म रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड देयर डिस्क्रिप्शन. बहुत इजी क्वेश्चन है. oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, जायगोट और एम्ब्रियो. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है क्या होता है oogenesis और क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस. देखो oogenesis में एग सेल का फॉर्मेशन होगा तो फॉर्मेशन ऑफ एग सेल. स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा. जाइगोट क्या होता है? फर्टिलाइज्ड एग को हम लोग जाइगोट कहते हैं. और एम्ब्रियो आफ्टर जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. तो आंसर शुड बी 1 का बी, देन 2 का ए, 3 का सी एंड 4 का डी. तो ए शुड बी द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इन फीमेल? फीमेल्स में कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन है? देखो कॉर्पस ल्यूटियम आपको सबसे पहले तो ओवरी के अंदर मिलेगी. ठीक है, अगर आपको इतना पता है तो अब आपको बताना है कि कॉर्पस लूटियम का फंक्शन क्या है. अगर हम कॉर्पस लूटियम की बात करें ना तो कॉर्पस लूटियम आपके 2 फंक्शन प्ले करते हैं, 2 रोल प्ले करते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये डायग्राम देखो, ये आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है. ठीक है, ये ओवरी है, ओवरी का ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे बड़ा कर दिया है, राइट. ओवरी के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉर्पस लूटियम बन रहा है और यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा आपका कॉर्पस लूटियम. ठीक है, यूजुअली ये 2 रोल प्ले करते हैं. पहला, अगर सपोज करो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि अगर आपका एग स्पर्म के साथ फ्यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है, उस दौरान जो हमारा कॉर्पस लूटियम होता है
वो क्या करता है, डीजनरेट कर हो जाता है, मतलब उसका कोई रोल नहीं होता है, नो फंक्शन एट ऑल। दिस इज ड्यू टू द लोअर लेवल ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रेजेंट। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम होने की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो एलएच कम है, एलएच कम है तो हमारा जो कॉर्पस लूटियम है वो डीजनरेट कर जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो क्या होगा, हमारा जो इम्ब्रियो होता है, राइट, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्ब्रियो को इम्प्लांट होना होता है यूट्रस में, यहाँ पे उसको इम्ब्रियो को अटैच होना पड़ता है, उसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जो कॉर्पस लूटियम होती है ना, उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, कॉर्पस लूटियम का टाइम तुरंत डीजनरेट नहीं होता है वो, बल्कि और ज्यादा दिन तक वो जीने लग जाता है। दिस इज बिकॉज ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, जिसको कि हम लोग HCG कहते हैं, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, प्रिजर्व द कॉर्पस लूटियम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। HCG क्या करते हैं, वो कॉर्पस लूटियम को कुछ समय तक प्रिजर्व कर देते हैं, मतलब आप ऐसे समझ लो कि उनको बुढ़ा नहीं होने देते, वो जैसे है एज इट इज उनको रखे रहते हैं। It mainly secretes progesterone that act on the uterine mucosa. तो अब वो क्या कर रहे हैं, यूजुअली इनका क्या काम होता है, ये कॉर्पस लूटियम अब क्या कर रहे हैं, उस समय प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करते हैं, और ये प्रोजेस्टेरॉन यूटरन की जो लाइनिंग है ना, इसको थिक कर देती है, सो दैट कि जो एग है, जो इम्ब्रियो है, वो आके यहाँ पे आसानी से इम्प्लांट हो सके। तो दो फंक्शन है कॉर्पस लूटियम का। पहला फंक्शन, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो डीजनरेट कर जाती है, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो HCG उसको प्रिजर्व करके रखती है, और जब इम्ब्रियो यूट्रस में पहुंचता है उसके पहले वो जो कॉर्पस लूटियम है, यूट्रस प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और यूट्रस की लाइनिंग को थिक कर देता है, राइट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हियर। Which of the following group is formed only of the hermaphrodite organism? इनमें से कौन वो ग्रुप है जो हर्माफ्रोडाइट है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब अगेन दोनों ही सेक्स ऑर्गन की सिंगल ऑर्गेनिज्म में मिल जाना। तो अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच और स्पंज, ये सभी आपके हर्माफ्रोडाइट्स हैं। एसर्शन रीजन कह रहा है कि मैमल्स में द मेल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जो मेल होता है वो ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटरमाइन करता है। रीजन कह रहा है द मेल प्रोड्यूसेस बोथ X and Y sex chromosome while females only produce X chromosome। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बिल्कुल सही है भाई, कि जो मेल होते हैं बच्चे का सेक्स तो फादर ही डिसाइड करते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। और क्यों डिसाइड करते हैं, क्योंकि फीमेल जो मेल होता है उसके स्पर्म में X और Y दोनों क्रोमोसोम होते हैं, अब जो आएगा वो डिवाइड उसके साथ मिल जाएगा। जैसे सपोज करो हमारी जो एग है उसके पास XX है, अब अगर स्पर्म से X आ रहा है तो XX बनेगा, अगर Y आ रहा है तो XY बनेगा, XY बनेगा तो बॉय हो जाएगा, XX बनेगी तो गर्ल हो जाएगी। तो मेल ही डिटरमाइन करता है, और क्यों, क्योंकि इसके पास दोनों क्रोमोसोम होते हैं। अगेन assertion and reason दोनों करेक्ट है। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually, which is known as। तो सभी ऑर्गेनिज्म को मेच्योरिटी तक पहुंचना है, यानी जो पैदा हुआ है उसको बुढ़ापा आना है, उसको बुढ़े तक जाना है, राइट। लेकिन इन देयर लाइफ बिफोर दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के पहले वाले उनके स्टेज को क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा गया है। ऑब्वियसली जुवेनाइल और वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव फेज में तो वो रिप्रोड्यूस ही करेंगे, तो बोथ A and B विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग क्लीवेज इन एनिमल डेवलपमेंट। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन नहीं होता है क्लीवेज के दौरान। द zygote divide into smaller cells, the total size of the embryo increases, there is no increase in size, only cell division, the fertilized egg begin to divide। देखिए यहाँ करेक्ट आंसर है द टोटल साइज ऑफ द एम्ब्रियो डिक्रीज। द टोटल साइज होता है एम्ब्रियो का वो सेम ही होता है, दैट डज नॉट इंक्रीज। क्यों, क्योंकि जब हमारा जाइगोट है सिंगल सेल है, फिर वो डिवाइड करेगा 2 सेल में, फिर वो डिवाइड करेगा 4 सेल में, फिर वो डिवाइड कर रहा है 8 सेल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का साइज नहीं बढ़ रहा, बस नंबर बढ़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे कि द टोटल साइज ऑफ द एम्ब्रियो इंक्रीजेस। ये ऑप्शन गलत है, इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा, नॉट अकर ड्यूरिंग क्लीवेज। सो विद दिस गाइज
वी आर एंडिंग अप दिस सेशन। आई होप आपके ये जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं ये आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करे होंगे, एंड साथ ही साथ आपके बोर्ड्स प्लस सीयूईटी को तो ये हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम एज वेल एज सीयूईटी, डेफिनेटली आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। मैं इसी तरह सिमिलर टाइप से ही जो जितने भी आपके क्लास 12th के टॉपिक्स हैं, सिलेबस हैं, उन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने पर ही आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे और आप हमारे सेशंस को देख पाएंगे। विद दिस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।